नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जून 2024 में नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो एक खबर आती है कि शायद अजीत डोभाल तीसरे कार्यकाल में एनएसए के तौर पर अपनी सेवाएं देते नजर नहीं आएंगे। उसके बाद डैमेज कंट्रोल हुआ, बातचीत हुई, होमवर्क हुआ, जो भी हुआ, अजीत डोभाल फिर से एनएसए के तौर पर अपनी सेवाएं देते नजर आए। अजीत डोभाल किस हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इंपॉर्टेंट है और किस हद तक मोदी का उनके ऊपर विश्वास है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2014 में जब मोदी पहली बार शपथ लेते हैं तो उसके बाद जो पहली नियुक्ति इस सरकार में होती है तो एनएसए के तौर पर अजीत डोभाल की होती है। शायद यही वो विश्वास है, यही वो भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसलिए जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन सरकार के सामने आती है तो पहला महत्वपूर्ण ट्रबल शूटर अगर कोई नजर आता है तो अजीत डोभाल है। आज ऐसी ही दो महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करूंगा, ऐसी ही दो क्राइसिस सिचुएशन की बात करूंगा जहां प्रधानमंत्री ने डोभाल के ऊपर विश्वास जताया और रिजल्ट भी निकलते नजर आते हैं। पहली घटना पिछले महीने की है और दूसरी घटना पिछले साल की है। दोनों में अजीत डोभाल आपको नजर आएंगे। पहले पिछले महीने की घटना, जनवरी 22-23 में, यानी 2026 की जनवरी 22-23 में अजीत डोभाल का एक बहुत ही लो प्रोफाइल, बिना प्रोटोकॉल, बिना लाव लश्कर का एक दौरा होता है तिरुवनंतपुरम का। वहां पे वो पहुंचते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर। कोई पहले से जानकारी नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी, कोई मुलाकात नहीं थी। अचानक से डोभाल वहां पहुंचते हैं और उनको भेजते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टास्क के साथ। दरअसल जनवरी 12 में, यानी 12 तारीख को जनवरी की पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से 16 सैटेलाइट लॉन्च होनी थी इसी सेंटर से। और जैसे ही वो लॉन्च होती हैं, और पीएसएलवी भारत 1993 से इस्तेमाल कर रहा है, शायद ये 62वीं या 63वीं फ्लाइट थी, पीएसएलवी 62 इसका नाम था। यानी कि भारत कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, इसरो कुछ ऐसा नहीं कर रहा था कि पहली बार पीएसएलवी का इस्तेमाल कर रहा है। वो इससे पहले भी 62-63 बार इसके ऊपर सैटेलाइट लॉन्चेस कर चुका है और एक एक बार में 100 से ऊपर सैटेलाइट लॉन्चेस कर चुका है। यानी कि ये ऐसा था कि जैसे कोई आदमी रोज काम करता है, एक रोडवेज की बस है, रोज चलती है, कुछ वैसी ही स्थिति इस पीएसएलवी के माध्यम से इसरो लॉन्च कर रहा था। और वो लॉन्च होती हैं 16 सैटेलाइटें। स्टेज 1 बेहतर तरीके से होता है, स्टेज 2 बेहतर तरीके से होता है, स्टेज 3 पहुंचते ही अचानक से जो मोटर है उसके अंदर प्रेशर डाउन होने लगता है और जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट है, जो ताकत चाहिए ऊपर जाने के लिए, वो अचानक से कम होने लगती है और पूरा का पूरा पीएसएलवी 16 सैटेलाइट के साथ आकर जमीन पर आ गिरता है। हो सकता है भैया दिक्कत हो गई होगी, परेशानी हो गई होगी, लेकिन अगर 62-63 बार आपने एक बात काम किया है तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। मान लीजिए आ गई है। इससे पहले ये घटना, सेम टू सेम घटना पिछले साल मई 2025 में भी हुई थी। तभी भी पीएसएलवी के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च हो रहे थे, 61 उसका नाम था, पीएसएलवी 61। वहां पर भी सेम स्टेज में सेम प्रॉब्लम आई थी। यानी अगर पिछली बार आई होगी तो उसे रेक्टिफाई किया होगा, ठीक किया गया होगा, यानी उसी स्टेज में उसी जगह दोबारा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन दोबारा हुआ। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कोई सैबोटाज एंगल है, कहीं ना कहीं कोई चाहता है कि पीएसएलवी के माध्यम से ये 16 सैटेलाइटें या इस तरह की सैटेलाइटें लॉन्च ना हो। और इन 16 सैटेलाइट में सबसे खास बात यह थी कि 16 की 16 सैटेलाइट, एक दो को शायद छोड़ दीजिए, ज्यादातर 90% सैटेलाइट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की थी। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो डिफेंस से जुड़े लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हो सकता है इनमें से कोई सैटेलाइट प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स के लिए बहुत जरूरी हो। वो नूर खान बेस में मारा था ना, 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर की एयर डक्ट में जाके घुस गया था, तो ऐसी ही किसी सैटेलाइट ने उसको गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड कराया होगा, तो हो सकता है उसके लिए इस्तेमाल की जा रही हो। जो भारत के रडार्स काम करते हैं, शायद उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। जो भारत का नाविक चलता है, जो जीपीएस का ऑल्टरनेटिव है, शायद उसी से जुड़ी हुई कोई सैटेलाइट भेजी जा रही हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जो 16 सैटेलाइटें जब ऊपर जा रही हैं तो ये होता है। और जब पिछली बार ये सैबोटाज हुआ था या ये एक्सीडेंट हुआ था, जो भी है, एक्सीडेंट है, सैबोटाज है, जो भी है, तब भी ऐसी ही सैटेलाइटें लॉन्च की जा रही थी। अचानक से जब कमर्शियल कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती,
अचानक से जब राष्ट्रीय महत्व की ऐसी कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है, अचानक से पीएसएलवी के साथ गड़बड़ होने लगती है। और पीएसएलवी 9000 किलोमीटर पे जाता है, हमारे पास तो जीएसएलवी भी है जो 30,000 किलोमीटर से ऊपर जाता है, उसमें तो दिक्कत नहीं हो रही, अचानक से इसमें क्यों होने लगती है? तो कुछ ना कुछ इनपुट ऐसा है सरकार के पास जो समझ रही है कि गड़बड़ है। शायद इसीलिए अजीत डोभाल को बहुत ही लो प्रोफाइल के तौर पर इसरो के उस सेंटर में भेजा गया कि जाइए समझिए दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। क्योंकि भारत के साथ पहली बार नहीं है कि कोई इस तरह का सबोटाज, अगर ये सबोटाज है, अटेम्प्ट किया गया है। इससे पहले 2019 में भी जो कंडनकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर साइबर अटैक हो चुका है। लजारस ग्रुप करके है नॉर्थ कोरिया का, उसने अटेम्प्ट किया था, डी ट्रैक करके एक मालवेयर वहां पे इंस्टॉल कर दिया गया था। वो तो ठीक है, सिक्योरिटी अपरेटस उतना मजबूत था, जो भी था वो उसको मिटिगेट कर दिया, लेकिन ये अटेम्प्ट हो चुका है। 2020 में मुंबई का पावर ग्रिड, उसके ऊपर अटेम्प्ट किया गया था। कई घंटों तक मुंबई में बिजली नहीं थी, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और हॉस्पिटल्स और पूरा का पूरा जो बिजली का साजो सामान था सब ठप हो गया था कई घंटों तक। ये अटेम्प्ट हो चुका है। उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है उसके ऊपर 10 मिनट में 40 करोड़ बार अटेम्प्ट किए गए थे। यानी भारत का जो भी क्रिटिकल इंफ्रा होगा उसके ऊपर इन लोगों की नजर है। सिर्फ क्रिटिकल इंफ्रा पर नजर नहीं होती, जो इस क्रिटिकल इंफ्रा को बनाने वाले लोग हैं, जो उसको स्थापित करने वाले लोग हैं, जो दिमाग इनके पीछे हैं, उनके ऊपर भी नजर रहती है। होमी जाकिर बाबा, ये तो अब एक तरीके से साबित है ना कि कौन सी फॉरेन एजेंसी थी जिसने उस प्लेन में सामान रख दिया था और स्विस एल्प्स में जाकर वो प्लेन में ब्लास्ट हो गया था। विक्रम साराभाई, जिनके नाम पर यह सेंटर है, वो होटल में मृत पाए गए। नंबी नारायण, जो क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर काम कर रहे थे, उनको किस तरीके से फंसाया गया, उनका पूरा करियर खत्म किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट उन्हें निर्दोष साबित करता है, लेकिन जो क्रायोजेनिक इंजन की जो भारत की रेस थी उसमें भारत कितना पीछे रह जाता है, तो वहां पर भी अटेम्प्ट चलता है। और 1995 से 2010 के बीच ये तो एक आरटीआई का जवाब है कि इसी इसरो में 684 जो एम्प्लॉयज हैं वो संदेहास्पद स्थिति में मारे जा चुके हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे ही जुड़े हुए राष्ट्रीय महत्व के, उसमें 197 लगभग 200 एम्प्लॉयज ने सुसाइड किया है और लगभग 1733 लोग मिस्टीरियस कंडीशन में मारे गए हैं। ये स्थिति है। अभी लेटेस्ट में आईसीएआर के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन, उनकी मृत्यु हुई है। तो भैया यहां कुछ हो गया है, इसकी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। तो क्या शायद इसीलिए अजीत डोभाल को वहां भेजा गया है? जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पीएसएलवी इसरो उस तरह, देखिए भारत में अगर आप बड़े संस्थानों के तौर पर देखेंगे, राष्ट्रीय महत्व की इसरो है, डीआरडीओ है, एचईएल है। अभी सिर्फ मात्र इसरो ऐसा संस्थान है जो कुछ रिजल्ट देता नजर आ रहा है। डीआरडीओ क्या करता है, किस तरीके से लेथार्जिक है, सबने देख लिया। एचईएल के हाथ से तो एमका का प्रोजेक्ट ही चला गया। ये स्थिति है। और अगर यहां पर भी ये स्थिति होंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है, वो गैप है जो सरकार को भरना पड़ेगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है इन दो इंसिडेंट्स में कि जब भी कोई भी घटना घटित होती है, कोई ऐसा फेलियर होता है, तो एक फेलियर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है इसरो की तरफ से। और इन दो इंसिडेंट में बहुत ही ओपेक सी रिपोर्ट है, कोई खास उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कारण क्या रहा है। एक व्हाइट वॉश सा कर दिया गया है। इसका मतलब निश्चित तौर पर पीछे लोगों को कुछ ऐसा पता है जो शायद सार्वजनिक कभी नहीं होगा, लेकिन पीछे क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, अब ये जिम्मेदारी ना ही सिर्फ इसरो की है, एनएसए की है, सरकार की है। ये सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा ना, जो भी इसके पीछे है निश्चित तौर पर वो हाथ पकड़े जाने चाहिए। इसके अलावा एक और घटना है जहां अजीत डोभाल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वास करते नजर आए। वो है पिछले साल की। पिछले साल फरवरी के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की एक मुलाकात होती है। और डोनाल्ड ट्रंप को यह बहुत उम्मीद थी कि मोदी तो मेरा दोस्त है, हाउडी मोदी हुआ है, नमस्ते ट्रंप हुआ है, बहुत कुछ है, मैं जैसे चाहूंगा मोदी वैसे करेगा।
लेकिन उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जो दोनों देशों के बीच में संबंध है वो कहीं ना कहीं थोड़े गड़बड़ाने लगते हैं, और वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है ऑपरेशन सिंदूर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वहां से अमेरिका भारत से डाइवर्जेंस करने लगता है, और अमेरिका को यह लगता है कि हम बहुत आसानी से भारत को आर्म ट्विस्ट कर देंगे। और फिर वो पूरा इंसिडेंट शुरू होता है कि भैया रशियन जो वॉर है उसे मोदी फ्यूल कर रहे हैं, वो वहां से तेल खरीद रहे हैं, पुतिन के साथी हैं, बहुत कुछ चलता है। और डोनाल्ड ट्रंप हर महीने कुछ कहता है कि भैया अब मोदी तेल मत खरीदे, फिर कहता है नहीं नहीं मेरी बात हो गई है, तेल नहीं खरीद रहे हैं, बहुत कुछ चलता है। उसके बाद जितने उसके लटकन झटकन है आसपास के, वो लटनिक है, बेसेंट है, ये सब कुछ है, वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं, भारत के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं, भारत को डेड इकोनॉमी बता देते हैं, और उसके बाद जो भारत में भी कुछ बैठे लोग हैं वो भी डेड इकोनॉमी का गाना गाने लगते हैं। वो एक थ्रेशोल्ड आता है जहां ये सरकार समझती है कि नहीं ठीक है, थोड़ी बहुत राजनीति आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आप कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्तर के बाद अब जो अमेरिका और भारत के संबंध हैं, आप उस थ्रेशोल्ड को पार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की तियानजिंग में मुलाकात होती है शी जिनपिंग और पुतिन से, एक फोटो आती है और तीनों उसमें बैठे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बातचीत हो रही है बहुत अच्छी। उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप और रेटल हो जाते हैं और बहुत कुछ कहना शुरू कर देते हैं और अपने सारे लोगों को उसमें लगा देते हैं। तो मोदी यहां से अजीत डोभाल को अमेरिका भेजते हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग ने कोट किया है। अजीत डोभाल पहुंचते हैं अमेरिका, अमेरिका में जाकर वहां पे उनकी मुलाकात होती है मार्को रूबियो से, और मार्को रूबियो को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि भैया ऐसा है, जो ट्रंप और जिसके जितने भी ये साथी संगी साथी हैं, आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे पहले तो थोड़ी सी अपनी जो टोन है उसको डाउन कीजिए। भारत के अमेरिका के संबंध अब तक जितने भी खराब हो चुके हैं, जितनी भी मुश्किल आ चुकी है, हम उन सबको ठीक करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के तौर पर देख रहा है कि हम अपनी जो इस दोस्ती है या जो भी संबंध है, पार्टनरशिप है, अब जैसे भी ले इसे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं। तो हम उसको देखते हुए सब कुछ दरकिनार करके वापस से चीजें बेहतर कर सकते हैं। शर्त नंबर 1, टोन डाउन कीजिए। और ऐसा है, भारत ना साउथ कोरिया है, ना जापान है, ना यूरोप है, ना यूके है, ना ऑस्ट्रेलिया है कि तुम कुछ कहोगे और तुम्हारे पीछे पीछे हम चल देंगे, तुम डराओगे तो हम डर जाएंगे, तुम फंसाओगे तो हम फंस जाएंगे, वो नहीं होना। और ऐसा है, जो ये पोटस है इसका कार्यकाल मात्र 4 साल का है। हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं कि ये 4 साल का कार्यकाल हो जाए, हम झेल लेंगे टैरिफ वैरिफ ये सब कुछ, जो भी नाटक करना है ट्रंप को हम सब झेल लेंगे। 4 साल बाद तो चला जाएगा, दोबारा ये आ नहीं सकता, अगला राष्ट्रपति आएगा, मुझसे बात कर लेंगे। पोटस टेम्परेरी है, लेकिन पिछले 10 साल से लोटस परमानेंट है भारत में। तो लोटस इंतजार कर लेगा पोटस के जाने का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही ये संदेश अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचता है कि भैया हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं, और इससे भी बुरे बुरे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखे हैं। 1971 में निक्सन ने इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्री को क्या कहा था, मैं कहना नहीं चाह रहा, इतने भद्दे शब्द थे, और अपनी फ्लीट उतार दी थी यहां पर। भारत तब नहीं डरा। भारत के न्यूक्लियर मिशन के बाद, जब न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, उसके बाद भारत के ऊपर सैंक्शन लगे, भारत तब नहीं डरा। तो इससे तो बुरे ही एडमिनिस्ट्रेशन थे वो। और आपने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, बहुत अच्छा किया। भारतीयों को क्राइसिस में ही डिलीवर करने की आदत है। जैसे ही आपने किया, भारत ने उसी साल में 5, 7, 10 तो एफटीए कर दिए। हमने यूके के साथ कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर दिया, आपके ही साथी है ना, यूएई के साथ कर लिया, ओमान के साथ कर लिया। और जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जो ये कह सकते हैं ना कि जो सबसे बड़ी चोट इस एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगी कि भैया इन तो यू के साथ भी कर लिया, हम रह गए। और यू ने जब अमेरिका के साथ बात की, वो ये कह रहे कि हम तो इसको दोबारा से निगोशिएट करेंगे, लेकिन भारत के साथ जो कर रहा है, इसने ये साफ समझा दिया, अजीत डोभाल ने वो साफ मैसेज वहां पहुंचा दिया कि भैया हमारी पार्टनरशिप बहुत लंबी है, बीच में डोनाल्ड ट्रंप एक ब्लिप के तौर पे आया है और हम इसके जाने का इंतजार करेंगे, में फर्क कुछ नहीं पड़ता, बनाते रहना अपनी लेगेसी। तब जाकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो थोड़ी सी थी ना, वो टोन डाउन हुई।
तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर के पहले हफ्ते में डोवाल जाते हैं वहां पर, तभी मोदी को 17 तारीख को ट्रंप फोन करते हैं, मोदी जी हैप्पी बर्थडे। उसके बाद 4 बार फोन पे बातचीत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। वहां से चीजें टोन डाउन होनी शुरू हुई जब भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि आपके हिसाब से हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री होंगे, लेकिन हम अपनी इंटीग्रिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी सॉवरेनिटी को सुरक्षित रखने के लिए हर चीज झेलने के लिए तैयार है। तब जाकर अमेरिका कहता है आ जाओ साहब पैक्सिलिका में भी बैठ जाओ। तब अमेरिका कहता है कि नहीं नहीं, हाँ वो भारत ने कर दिया है, वो रशिया से तेल खरीदना बंद, कोई दिक्कत नहीं है, और हम ट्रेड डील करने के लिए भी तैयार हैं, और हम रेसिप्रोकल टैरिफ भी 25% से 18% कर रहे हैं, और प्यूनेटिव टैरिफ भी हटा रहे हैं। ये उसी की बात की बानगी है। इस सरकार में अगर सही में कोई ट्रबल शूटर है इस तरह के मैटर्स में लेकर, जो पहले बताया और दोबारा बताया, तो वो अजीत डोभाल ही है। और बहुत सारे नाम आते हैं, बहुत सारे लोगों की फोटो भी छपती है, सब कुछ है, उनके ऊपर भी हम वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा है। असल में अगर कोई ट्रबल शूटर है तो वो अजीत डोभाल है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिडिल ईस्ट की जो पूरी की पूरी पॉलिसी है आज के समय में सक्सेसफुल हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अजीत डोभाल की वजह से हो रही है, क्योंकि उनके जो संबंध हैं उस मिडिल ईस्ट में, उस राजशाही में, उन सारे देश के राजाओं के बीच जो अजीत डोभाल की गुडविल है वो लेकर आते हैं टेबल पर, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको इस्तेमाल करते हैं भारत के हित में। तो अजीत डोभाल को जिस तरीके से विश्वास जताया गया पीएसएलवी को लेकर, इसरो को लेकर, अजीत डोभाल पे जिस तरीके से विश्वास जताया गया इस ट्रेड डील के लिए, ये पूरी की पूरी जो पटकथा है, जो पूरे का पूरा होमवर्क है, या पूरा का पूरा जो रास्ता तैयार किया गया अजीत डोभाल के द्वारा ही तैयार किया गया, वो मैसेज वहां पहुंचाया गया, सही तरीके से डिलीवर हुआ, तब जाकर वो धीरे धीरे जो बर्फ है वो पिघलनी शुरू हुई। और डोनाल्ड ट्रंप आज इस स्थिति में है, वो कह रहा है ट्रेड डील हो रही है, और प्रधानमंत्री ने भी कहा नहीं ट्रेड डील हो रही है, क्योंकि अभी बेसिक फ्रेमवर्क पे तो बात ही चल रही है, और ट्रंप घोषित कर रहा है। जो वो बर्फ पिघल रही है, जो वो टोन डाउन हो रही है, वो इसी वजह से है कि ये सब चीजें हो रही है। उसके बाद सर्गियो गोर जयशंकर जी से मिलता है, कह रहा नहीं नहीं हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं ट्रंप का संदेश लेकर आया हूं, ये है वो है। जो सितंबर में स्पष्ट संदेश दिया गया, ये उसी का नतीजा है कि आज अमेरिका के संबंध जो बिल्कुल डाउन साउथ चले गए थे, वो कहीं आपको थोड़े 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 रिकवर होते दिखाई दे रहे हैं। खैर, इन दोनों चीजों में और क्या डेवलपमेंट होगा वो भी आपके सामने लेके आता रहूंगा। आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा साझा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।